और सीधे चलेंगे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजस्थान के कोटा में आयोजित विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको मालूम है ना, ये हमारी पृथ्वी की परिक्रमा से हमारा साल की गणना होती है, ठीक है, लेकिन ये साल की गणना भी सबके अलग अलग साल होते, मालूम है। जैसे अभी आप किसी मित्र को अपनी शुभकामना दो उसके जन्म दिवस के अवसर पर, तो जन्म दिवस साल में एक बार आता है, ये सही बोला, गलत तो नहीं बोला। और अगर मैं आपको अभी सिद्ध कर दूं कि आपका अभी सबका जन्म समय अभी हाल यही है, तो मेरी बात गलत है कि सही है? गलत। और अगर मैं कहूं सही है तो गलत है। और कौन सा गलत है? आप खड़े करो। अधिकांश हमारे आगे दुविधा में उठाए कि नहीं उठाए, धब जाए के चक्कर में डाउट में आ गए, है ना। मेरा ऐसा मानना है, आप मेडिकल साइंस के अधिकतर विद्यार्थी हैं भविष्य में। जैसे कि मैंने भी बीएससी किया है, मैंने मेडिकल कॉलेज में 82 में एडमिशन हो गया था, बाद में छोड़ दिया, मैंने बीएससी करी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जन्म समय आपका सबका अभी हाल है। उसका कारण क्या है? ये समय, महीना, साल किसने देखा? एक सांस अंदर से बाहर नहीं आई तो भारत माता की जय हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अभी आई तो अपनी प्रत्येक सांस की गिनती, तो प्रत्येक सांस की गिनती तो जन्म कितनी बार हो रहा है, तो हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आपका मैंने गलत बोला कि सही बोला, बता दे रहा हूं। ऐसी बहुत सारी बात कर सकते थे, लेकिन आज बात करने का समय नहीं है, तो ऐसे ही अच्छे संस्थान है लेने का, आप सबसे मिलने आया, बात करने आया और मुझे अच्छा लगा। मेरे को भी थोड़ा सा आपसे मिलते हुए एकदम अपने आप में भी मैं उस दौर में पहुंचा जहाँ मैं सालों पीछे छोड़ आया था। लेकिन ये बात भी सही है कि जब मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ से जाकर के कोई दूसरे मुकाम अलग अलग चाह रहे होंगे। कोई ये मेडिकल के क्षेत्र में जा रहा हो, कोई जेईई मेंस दे रहा होगा, ऐसे ही है ना, इंजीनियरिंग में जाना चाहता, और कोई कारण से नहीं भी जा रहा होगा, रास्ते में दे रहा होगा, अगली बार देगा और अगली बार देगा, तो मन निराशा से भर जाता होगा, ऐसा है ना। तो आप एक काम करा करो, कभी ऐसा मौका आए तो आप राजनेताओं की तरफ देख लिया। कितना मजा आया, देखो मैंने अपनी हंसी उड़ गई। तो एक बार फिर आनंद से ताली बजाओ, मैं असली बात बताता हूं। आपको मैंने क्यों कहा, कौन उत्तर देगा इसका? कोई देगा? बराबर कोई नहीं दे सकते, मैं कोई खेल थोड़ी करूंगा। हाँ देखो, जो हाथ खड़ा कर रहा सुन लो। माननीय सीएम साहब को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बार बार यदि हम हार रहे हैं या किसी कारणवश पीछे रह रहे हैं तो राजनेताओं को सीखना चाहिए। उसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि राजनेताओं में यही होता है, कई चुनावों को हार जाते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं जो अगला चुनाव नहीं लड़ते हैं, बार बार प्रयास करते हैं। हर विद्यार्थी को जीवन में ये सीखना चाहिए कि एक नाकामी मिलने से आपके जीवन डिसाइड नहीं करेगा। वो एक नाकामी आपको उस पद के लिए बार बार मेहनत और अच्छे से करनी चाहिए। जैसे एक राजनेता अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कई सारी योजनाएं लाता है, बहुत कुछ करता है, हर विद्यार्थी को भाषण देने लगे मेरे बारे में शुभकामना देता हूँ भाई। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ हमारे भाई के लिए। देखो मेरा वजन हल्का कर दिया है। अब हम में से कई सारी बात कर सकते, जानते सब है,
कोई भी भाषण देने जब खड़ा होगा तो वही विद्वान होगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन हमारे मन में जिज्ञासा हो और जिज्ञासा का समाधान भी अपने से खुद से निकालें। आज जब मैं इस कोचिंग संस्थान में अपनी बात करने आया हूं, आपसे मिलने आया हूं, तो मुझे इस बात के लिए सबसे पहले कहने का इसीलिए कारण विषय निकाला कि हमारे मन में आता होगा कि हम परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा देने के कारण से हमको पास होकर डॉक्टर ही बनना, इंजीनियर ही बनना है, और नहीं बन पाए तो निराशा के दौर में पहुंचते हैं। तो निराश होने की जरूरत नहीं। निराश किस बात की? ये जितने राजनेता हैं, हमारे बहुत बड़ा नाम है स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जोरदार ताली बजाओ अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आप लोगों ने तो उनको शायद उस रूप में नहीं देखा है, लेकिन उनका अगर आप अपना गूगल को खोलोगे, बाकी भी ध्यान दोगे, अटल जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे, पूरा देश उनके पीछे एक तरह से दीवानों की तरह भाग। और अभी आपने नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। अब नरेंद्र मोदी जी के लिए राजनेता के रूप में उनका जो अपन अभी वर्तमान का दौर देख रहे हैं, उस दौर का केवल विश्लेषण करना, उनकी जानकारी निकालना है। 51 साल तक कोई चुनाव लड़े ही नहीं, कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन 50-51 साल तक राजनीति में संगठन का काम करते रहिए, प्रचारक के रूप में रहिए, बाकी काम करते रहिए। लेकिन जब राजनीति में आए तो राजनीति में भी कई चुनौतियों के बीच हिम्मत के साथ जब उन्होंने सरकार बनाई, तो अब सरकार बनाने के दरमियान हम सब याद रखें कि उनको सीधे मुख्यमंत्री बनाया, कोई मंत्री नहीं बने पहले। लेकिन आप ये भी आश्चर्य देखोगे, सरकार भी जो चलाई उनने के गुजरात आज अपने राज्य में, पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में सबसे आर्थिक रूप से संपन्न अगर कोई राज्य है तो गुजरात है। हमें इस बात का गर्व है। और दूसरा, गुजरात के बाद वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जो पहला चुनाव लड़े, और पहला चुनाव जैसे लड़े तो सीएम बने, दूसरा चुनाव लड़े तो सीएम बने विधायक वाला, तीसरा लड़े तो फिर विधायक बने, फिर विधायक बने, फिर सीएम बने। और अभी 3 बार जब भी एमपी लड़े तो जब भी लड़े सीधे प्रधानमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री। और जैसे उसने कहा कि राजनेताओं से ये सीखना चाहिए कि हार भी जाए तो क्या, हारने के बाद फिर अगला चुनाव जीते। वो डरता है क्या पुराने हारिए आप नहीं लड़ूंगा, कोई ऐसा कहता मिला आपको क्या? अरे सारी जिंदगी लड़ाओ तो भी लड़ता रहेगा, लेकिन डरेगा नहीं, वो लड़ता ही रहेगा, भले हारता रहे। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। मैं समझ नहीं पाया तुमने काहे के लिए आवाज लगाई थी। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा हारते रहो। मेरा ये कहना है कि अंदर की हमारी इच्छा शक्ति जब मजबूत होती है तो हमारे द्वारा ऐसे सभी चुनौती के काम, मैं मेरे जिंदगी के 2-3 छोटे-छोटे उदाहरण देके बात खत्म करूंगा, ज्यादा लंबे नहीं है। मैं फर्स्ट ईयर में साइंस कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, हायर सेकेंडरी के बाद। उस समय पीएमटी होती थी। मैं जॉइंट सेक्रेटरी बन गया 16 साल की उम्र में साइंस कॉलेज में। पहले 10-20 साल तक परिषद जीती नहीं थी, हमारे आने के बाद जीत गई। तो अब हमने कहा, जैसे ही हमने पीएमटी सिलेक्शन और इंदौर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो हमारे यहाँ के लोग बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो यहाँ से? मैंने क्यों, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ डॉक्टर बनने। बोले डॉक्टर बनोगे लेकिन वहाँ चुनाव नहीं होते हैं, यहाँ वो चुनाव लड़ो, बीएससी में अपन सेकेंडरी प्रेसिडेंट बनाएंगे। हमारे यहाँ तो लगातार परिषद को चुनाव लड़ना, तुम कहाँ जा रहे हो चक्कर में? और मैं भी ऐसा भोला वाला था कि डॉक्टरी छोड़ के चुनाव लड़ने आगे, चलो इधर चलते हैं अपन। तो मैं चुनाव लड़ा, सेकेंडरी में प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना, वो अपनी जगह। लेकिन मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जीवन के जिस भी मार्ग से चलो वहां सफलता आपका इंतजार कर रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये विश्वास हमको रखना चाहिए। राजनीति में जो मैंने बताया, अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति। कितने चुनाव हारे थे वो? उन्होंने जब भी चुनाव लड़े, जो भी चुनाव लड़े, हर एक चुनाव हारते गए 13 चुनाव हारे हुए। लेकिन
जब मौका आया तो जो चुनाव लड़के जीते, तो आज भी याद रखते हैं कि वो गरीब परिवार से निकले थे, बहुत कठिनाई के बाद निकले थे, लेकिन राजनेता हो तो वो हो। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत मौके आते, तो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने लिए 2-3 चीजें छोटी छोटी और करना। जैसे हम आज अपने बीच में से, मैं अपने इस अनुभव से, छोटे से अनुभव से बता सकता हूँ कि अपने बीच में शरीर की व्यवस्थाओं का पर्याप्त ध्यान दो, नींद पर्याप्त लो, व्यायाम पर्याप्त करो, अध्ययन के लिए भी टाइम टेबल बना के रखो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, एकाग्रता रखो, योगासन प्राणायाम कर सकते हो तो जरूर करो। ये किसी प्रकार से बाधा नहीं है, समय का जायापन भी नहीं, इससे और आपकी प्रतिभा निखरती। उसी प्रकार से जो आप उम्मीद करोगे भगवान आपको जरूर बनाएगा, मेरी शुभकामना है। अब अपनी एलएन वालों के लिए जरूर कहता हूँ कि आप यार एलएन से, मैं मध्य प्रदेश सरकार से आता हूँ तो आपसे भी निवेदन करता हूँ, एकाध इंस्टीट्यूट उज्जैन में भी खोलो, सरकार की तरफ से आपको हम विशेष अनुदान पे जमीन उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी आपकी सबकी भावना है। बाबा महाकाल की नगरी आपको बुला रही है। मैं मंत्री जी यहाँ से हटा नहीं रहा हूँ, यहाँ तो रहना ही चाहिए, वहां अलग से खोलना। मंत्री जी मेरी तरफ देख रहे, मैं आपसे डर नहीं रहा हूँ भैया, मैं इनको यहाँ से हटा नहीं रहा हूँ। जरा ताली वाली बजाओ, मेरी बात का समर्थन तो करो। बदलते दौर में हमारी सरकार ने बहुत सारे निर्णय किए हैं यशस्वी। आपके हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल जी मेरे अभिन्न मित्र हैं, उनसे भी मैंने बात की। हमने एक नया सरकार बनने के बाद एक मार्ग भी तय किया कि अतीत के काल में शिक्षा का क्या महत्व है, भगवान कृष्ण ने हमको बताया। भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया, लेकिन सत्ता के बजाय शिक्षा की महत्ता स्थापित की। और दुनिया का वो एकमात्र उदाहरण ऐसा है, जब कंस को मारे जाने के बाद सत्ताधीश थे कंस, चाहते तो भगवान कृष्ण बैठते, लेकिन उन्होंने उनके पिता उग्रसेन को राजगद्दी दिलाई और वो पढ़ने आए। और पढ़ने आए तो उनको याद रखने का भी ये रिकॉर्ड ऐसा अद्भुत बना है कि वो जितने दिन उज्जैन में रहे, एक पाठी थे, इतने कुशाग्र थे कि उनके उस अध्ययन काल में जो जो उनको सिखाया, समझाया, 64 कला, 14 विद्या, वो सारी चीजों में निष्णात हो गए। और उम्र के उस दौर में लोग तो कहते, जो जानते हैं कि भगवान कृष्ण की आयु 129 साल के आसपास रही है। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो ऐसा बताते कोई लोग, वो सही हो सकता, गलत हो सकता, मैं इतना जानकार तो नहीं हूं, लेकिन जैसा सुना है कि उस समय 93 ईयर्स के थे। तो 93 ईयर्स में जब पढ़ने आए तो 11 साल के थे, लेकिन उस समय भी जो जो उनने शिक्षा ग्रहण की थी, कौरव पांडवों के महासमर के अंदर उन्होंने जो अपने मुखारविंद से गीता कही है, वो सभी ग्रंथों का सार था। वो उनके मुंह से निकले हुए एक एक श्लोक आज हमको, आज भी काम करने की, कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। और उसी आधार पर हम उन भगवान कृष्ण के बाकी चीजों को भी समझ सकते हैं। तो हमारे लिए समझने की बात ही है। तो हमने दोनों सरकारों ने मिलकर तय किया है, उस समय का एक अनुभव आप भी याद रखना। भगवान कृष्ण ने 11 साल में सुदामा कृष्ण की दोस्ती हुई थी, लेकिन वो द्वारकाधीश हो गए, तब भी कृष्ण की दोस्ती सुदामा से दुनिया के सामने उदाहरण बनती है। गरीब और अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती का उदाहरण है। ये हमारे सबसे सामने है। स्कूल जीवन की दोस्ती, कॉलेज जीवन की दोस्ती जीवन भर याद रहती है। इसलिए बड़े छोटे कोई किसी के पास पद कितना ही बड़ा आ जाए, वो अंदर का प्रेम बरकरार रखो, ये भगवान कृष्ण ने हमको सिखाया है। और इसी बात के आधार पर हम अपने जीवन के हमने तय किए कि भगवान कृष्ण अगर पढ़ने उज्जैन आए थे तो वो मथुरा से आए थे, तो मथुरा से आने में रास्ता राजस्थान का पड़ता है, तो राजस्थान से मध्य प्रदेश आता है। इसलिए हमारी दोनों सरकार ने तय किया था कि इस मार्ग के आधार पर भगवान कृष्ण की जो पथगमन मार्ग होगा, उसके ऊपर जहां जहां उन्होंने रात गुजारी, उन स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेंगे, उनको देवस्थान के नाते से धर्मस्थल के नाते से बनाएंगे। बातें तो ऐसी बहुत सारी कर सकता था, लेकिन आज मैं अपनी ओर से पुनः एक बार आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। और अब हम लोग हमारे आज के कार्यक्रम की स्मृति के रूप में हमारे मुख्य अतिथि को, मुख्यमंत्री जी को एक छोटा सा
तोहफा देना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे बीच में वाइब्रेंट एकेडमी के जो डायरेक्टर्स हैं जायसवाल साहब और चौहान साहब, उनको भी आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर आए। हमने कोटा की कोचिंग की जो एक नगरी है उसके प्रतिनिधि के रूप में सबको बोला था, जो हम लोग आइए हम जरा सबको एक ये आज